हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बेस्ट क्लास। मैं हूं अमित शुक्ला। आज जैसा कि आप देख रहे हैं टॉपिक है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आज मैं इस टॉपिक को आपको रियल में जो आपको आंसर राइटिंग करना होता है, तो कई बार क्या होता है कि जब हम पढ़ाते हैं तो हम स्पेस ज़्यादा यूज करते हैं, लेकिन वही सेम चीज़ जब इसी तरीके से बच्चा आंसर राइटिंग करता है रियल में, तो वो उसको एडजस्ट नहीं कर पाता, वो कस्टमाइज़ नहीं कर पाता है। इसलिए रियल में आप कैसे जो कॉपी मिलेगी 20x14, यानी उसका जो लेंथ होगा वो 20 होगा और ये जो ब्रेथ होगा वो 14 होगा। तो 20x14 के डायमेंशन पे रियल में कैसे आपको प्रेजेंट करना है कि उसमें डायग्राम्स भी हों, फ्लो चार्ट भी हों और आपका वो उतने में प्रेजेंट हो जाए। तो इस टॉपिक को हम पूरा एकदम जैसे मेंस में लिखना चाहिए उस हिसाब से करेंगे। तो देखते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या है। सिंपल सा एक डेफिनेशन है कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ गवर्नमेंट एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग लॉज एंड प्रिवेंटिंग क्राइम्स। यानी बहुत सारी गवर्नमेंट की एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस मिल के काम करते हैं किस चीज़ के लिए, ताकि वो लॉ को इन्फोर्स कर सके, यानी कानून को लागू कर सके और क्राइम को कम कर सके। ये हमारा सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। आप चाहे तो डेफिनेशन को, अगर आपके पास कोई फैक्ट है तो फैक्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं, है ना। ये हमारा हो गया इंट्रो वाला पार्ट। इंट्रो के बाद अगर आप एक छोटा सा माइक्रो डायग्राम बनाते हो तो आपको आधा से 1 नंबर एक्स्ट्रा फेच करके देता है। जैसे यहाँ पे हमने हेडिंग क्या बनाया है, एम ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसका उद्देश्य क्या है, तो पहला है फ्री एंड फेयर ट्रायल। जो ट्रायल होना चाहिए वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, ना उसमें कोई प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। सेकेंड, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, सेकेंड हमारा है कि हमारा जो विधि व्यवस्था है वो मेंटेन रहे। तीसरा है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, यानी कि अपराध को कम किया जाना। और चौथा है रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम, यानी जो पीड़ित है उनका पुनर्स्थापन। ठीक, ये हमारा हो गया इंट्रो। इंट्रो आप डेफिनेशन बेस्ड भी हो सकता है और इंट्रो आपका फैक्ट बेस्ड भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के डिमांड पे। तो हम कहेंगे कि हर एक टॉपिक के लिए आपके पास 2 से 3 तरह की इंट्रो होनी चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सके। ये हमारा इंट्रो वाला पोर्शन यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम आते हैं बॉडी पोर्शन में। तो हम जैसा जानते हैं कि आंसर राइटिंग में 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट इंट्रो, बीच का पार्ट बॉडी यानी मेन पार्ट, और लास्ट में होता है कंक्लूजन। तो हमारा इंट्रो वाला सेक्शन और कंक्लूजन वाला सेक्शन ये हमारा हमेशा रेडीमेड होना चाहिए, ताकि आपको वहाँ सोचना ना पड़े। क्योंकि बॉडी पार्ट में तो इतना ज़्यादा होता है लिखने के लिए कि आप पॉइंट्स कहीं ना कहीं जनरेट हो जाते हैं, लेकिन इंट्रो और कंक्लूजन में प्रॉब्लम आती है। तो ये हमेशा रेडीमेड होना चाहिए। जैसे ये मैंने डेफिनेशन बेस्ड लिखा, आप इसको फैक्ट बेस्ड भी लिख सकते हैं। और कोशिश करें कि इंट्रो के बाद अगर छोटा माइक्रो डायग्राम है तो उसको बनाएं। अब आते हैं पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। कोशिश करें कि अगर उस टॉपिक में कुछ करंट में डेवलपमेंट हुआ है तो उसको आप शामिल जरूर करें। जैसे हमने CGS मतलब है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। हाँ, और चीज़ का ध्यान रखना है, मैं हर एक छोटी छोटी बारीकियां भी इसमें बताता चलूँगा। जैसे हमने लिखा है पिलर्स ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ब्रैकेट में लिख दिया है CJS। तो एक बार पूरा लिखने के बाद आप जब उसका एक्रोनिम लिखते हैं तो बार बार आपको पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप शॉर्ट में बता चुके हैं कि हमारा CGS का मीनिंग क्या है। तो क्या है हमारा CGS में 3 चीज़ें हैं। हमारा जो पहले IPC था उसे भारतीय न्याय संहिता कहा जाता है। जो हमारा CRPC था अब उसको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कहते हैं। और जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, भारतीय साक्ष्य अधिनियम था, उसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहते हैं। 1-2 वर्ड में बता देना है इनका मीनिंग क्या है। तो भारतीय न्याय संहिता क्या है, इसने सिंप्लीफाइज किया है लीगल फ्रेमवर्क को। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किससे संबंधित है, ये हमारे जुडिशरी की एफिशिएंसी को, जुडिशियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन से संबंधित है कि आपको जो चीज़ें पहले एविडेंस के तौर पे नहीं मानी जाती थी, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है या कोई भी सॉफ्ट कॉपी में कोई डॉक्यूमेंट है, अब उसे माना जाएगा। तो CGS में 3 चीज़ें हैं। भारतीय न्याय संहिता किससे संबंधित है, सिंप्लीफाइज लीगल फ्रेमवर्क। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जिसे हम लोग BNS बोलते हैं, इसे BNSS बोलते हैं, यानी जुडिशियल एफिशिएंसी। और इसे हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी साइंटिफिक एविडेंस कलेक्शन। ये हो गया। अब हमारा बॉडी का सेकेंड पार्ट आता है कॉजेस ऑफ पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम।
आप कभी देखिएगा जब क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन के किसी न किसी एस्पेक्ट में ये जरूर पूछा जाएगा कि भारत में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना पैथेटिक या पुअर क्यों है। तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये तो रहना ही रहना है। अगर क्वेश्चन आएगा तो इशूज़ क्या है। तो पहला इशू देखिए क्या है, हमने जो हेडिंग लिखा है उसको हमने ब्रैकेट के अंदर किया है ताकि वो प्रेजेंटेबल ज़्यादा दिखे। जैसे पहला है क्या, हमने एक हेडिंग लिखा कॉजेज ऑफ पुअर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, फिर उसको हमने सब हेडिंग में डिवाइड किया। जैसे पहला क्या, बैकलॉग्स, यानी बहुत ज़्यादा केसेस है तो बैकलॉग्ड केसेस लीड्स टू डिलेड जस्टिस। अगर कोई एग्जांपल है तो ज़रूर देना है। जैसे हमारे जुडिशरी में अराउंड 3 करोड़ पेंडिंग केसेस है, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। ठीक है, एग्जांपल को थोड़ा सा हाईलाइट कर देना है ताकि दिखे। सेकंड आता है करप्शन, है ना, कॉल्यूशन नेचर ऑफ करप्शन। तो कॉल्यूशन नेचर ऑफ करप्शन क्या होता है कि जो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि दिल्ली हाई कोर्ट की जज थी रचना लखनपाल, उनको 2022 में करप्शन के केस में सीबीआई ने अरेस्ट किया था। तो अगर जहाँ तक संभव है तो अगर कोई पॉइंट आप बोलें तो उसका एग्जाम्पल दें तो बात ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है। तीसरा, लैक ऑफ रिसोर्सेज, ये तो पेट पॉइंट है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो। जैसे क्या है, संसाधनों की कमी है यानी अंडर फंडेड है, इनएडिकेट फैसिलिटीज़ एंड स्टाफिंग। एग्जाम्पल क्या है कि भारत में प्रति 1 मिलियन पॉपुलेशन, यानी 1 मिलियन बोले तो 10 लाख की जनसंख्या में कितने जजेस अवेलेबल हैं, 21 जजेस। तो हम देख सकते हैं कि स्टाफ की भी कहीं ना कहीं कमी है। तो आप देख रहे हैं कि हम क्वेश्चन की जो रियल में जितना हमको स्पेस मिल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ही हम नोट्स बनाएं। ठीक है, फिर इस पे आते हैं कि चौथा कारण क्या है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, है ना। कई बार क्या होता है कि जो बहुत रसूख वाले लोग होते हैं वो अपने पावर का यूज करके एक अनड्यू इंटरफेरेंस क्रिएट करते हैं मैटर में। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो गया, है ना। व्हाट इट डिड, इट अंडरमाइंस इंडिपेंडेंस ऑफ दिस सिस्टम। एग्जाम्पल क्या है, प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि उसमें जो हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं मामले को इंटरफेयर करना चाहते हैं, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहते हैं। तो आपको पता होगा जो प्रकाश सिंह केस है वो पुलिस रिफॉर्म से संबंधित है। ठीक, अंडर ट्रायल्स, जितने हमारे कैदी हैं, इम्प्रिजन्ड लोग हैं, राइट, उनमें से 75% तो क्या है वो अंडर ट्रायल वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोलॉन्ग पुलिस रिफॉर्म्स। भारत में बहुत लंबे समय से डिमांड हो रही है कि पुलिस रिफॉर्म्स होने चाहिए। क्या पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, पुलिसिंग गवर्नड बाय पुलिस एक्ट 1861, जो 1861 का पुलिस एक्ट है उसी से आज भी हमारे देश में पुलिसिंग होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पुलिस रिफॉर्म की कितनी ज़रूरत है। हाई कस्टोडियल डेथ्स, एग्जांपल क्या है कि 2021-22 में अकेले जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है 175 डेथ्स हुई हैं इन द पुलिस कस्टडी। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है कि अगर कोई पुलिस की कस्टडी में है तो उससे ये उम्मीद की जाती है पुलिस से कि उसके जीवन की सुरक्षा करे। वो उसको जो भी अपराध किया है तो उसको सजा देने का राइट किसे है, वो कोर्ट को है, न्यायालय को है। पुलिस की कस्टडी में किसी की जान नहीं जानी चाहिए। ओवर रिलायंस ऑन इनकार्सरेशन, मतलब कारावास किसी को भेजना, इस पे बहुत ज़्यादा रिलायंस नहीं होना चाहिए। मतलब किसी को जेल भेजना एक्सेप्शन होना चाहिए और बेल नॉर्म्स होना चाहिए। ठीक है ना। तो ओवर रिलायंस ऑन इनकार्सरेशन, ऐसा लगता है कि जेल में भेज देंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेस फोकस ऑन रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ ऑफेंडर्स बैक इनटू सोसाइटी, यानी सोसाइटी में किस तरीके से उसको फिर से इंटीग्रेट कर दिया जाए, ये अप्रोच कहीं ना कहीं कम है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 7 लिखे, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन के डिमांड पे। वो 10 मार्कर है या पीछे में 8 मार्कर है तो आप 7 में से 4 पॉइंट या 5 पॉइंट लिखेंगे, वो डिपेंड करता है। बहरहाल हमने देखे कि इशूज़ क्या थे। एक अगला डायमेंशन आता है कि भाई अगर कोई इशू है तो ऐसा तो है नहीं कि उस पर कोई स्टेप्स लिए नहीं गए होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा अगला जो डायमेंशन बनता है कि हमारे गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उन्होंने कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं हमारे जस्टिस सिस्टम या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इन्हेंस करने के लिए। तो पहला आ जाता है भारतीय न्याय संहिता। दिस रिप्लेसेस द आईपीसी, जैसे हम पीछे पढ़ चुके हैं, सिंप्लीफाइज लीगल फ्रेमवर्क प्लस कंसोलिडेटिंग डेफिनेशंस एंड रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ केसेस, है ना, नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, ये हो गया कि इसने क्या किया, आईपीसी को रिप्लेस किया, लीगल फ्रेमवर्क को सिंप्लीफाई किया और इसने डेफिनेशन को बहुत कंसोलिडेट किया है ताकि उसका वेग ना रहे, मीनिंग कन्फाइंड हो जाए। फिर आता है बीएनएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसने किसको रिप्लेस किया है, सीआरपीसी को। मेन काम क्या है,
टू इंक्रीज जुडिशियल एफिशिएंसी प्लस प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स राइट्स। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि प्लस का साइन बना के फार्मूले के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। थर्ड, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसने किसको रिप्लेस किया है? जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को इसने रिप्लेस किया। ये क्या करता है? इट इनकॉर्पोरेट्स मॉडर्न साइंटिफिक एडवांसमेंट इन एविडेंस कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन। जो एविडेंस के कलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन को ये बहुत एक मॉडर्न वे प्रदान करता है। इसके बाद हमारा क्या आता है? अगर नहीं भी पूछता है तो वे फॉरवर्ड हमें देना चाहिए। ठीक, वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं? रिफॉर्म इन जेल एडमिनिस्ट्रेशन। एग्जाम्पल क्या है? जस्टिस अमिताभ राय कमेटी। जस्टिस अमिताभ राय कमेटी का कहना था कि भारत में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की अगर हम बात करें तो जेल एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारने की ज़रूरत है। सेकेंड आता है स्ट्रेंथनिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट्स। तो भाई हमने क्या देखा कि अंडर ट्रायल्स टोटल जो प्रिजनर्स हैं उनका 75% है, तो हम फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से जो अंडर ट्रायल्स का प्रॉब्लम था उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि वे फॉरवर्ड की पॉइंट जनरेट करना बहुत आसान होता है। वे फॉरवर्ड इज इक्वल टू स्टेप्स टेकन माइनस इशूज, यानी कि जो इश्यूज हैं उनमें से कुछ तो एड्रेस कर लिए गए हैं और कुछ एड्रेस नहीं किए गए हैं। तो अगर आपको कुछ भी याद ना आए वे फॉरवर्ड में तो बहुत आसान तरीका है कि हमको इश्यूज पता है, स्टेप्स टेकन पता है, तो कौन से ऐसे स्टेप्स टेकन में से इश्यूज में से कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनका स्टेप्स टेकन के अंतर्गत कवर नहीं किया गया अच्छे से, वो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्या बन जाते हैं? वे फॉरवर्ड। और ये किसी भी पेपर में अप्लाई होता है। वे फॉरवर्ड लिखना बहुत आसान है। क्या है वे फॉरवर्ड? स्टेप्स टेकन माइनस इशूज, है ना। फिर आता है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच टू रिड्यूस क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। एग्जाम्पल वोहरा कमेटी 1993। वोहरा कमेटी 1993 में ये बताती है कि जो हमारे पॉलिटिकल मास्टर्स हैं और ब्यूरोक्रेट्स हैं इनका एक तरीके का नेक्सस है ना। तो इसके लिए हमको क्या करना चाहिए? इंस्टीट्यूशनल अप्रोच लेना चाहिए। इससे हमारा जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो कम हो जाएगा। आपको पता होगा कि इस बार की जो 18th लोकसभा अभी जो करंट में है, इसके 46% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपीज हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। ठीक है। इसके आता है डीएनए अप्रोच। डीएनए अप्रोच क्या है? हाँ, मतलब एक तो डीएनए अप्रोच होता है, यहाँ पे डीएनए क्या है? डीएनए ब्रेन मैपिंग टेस्ट एंड यूज ऑफ एआई फॉर स्पीडी कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एविडेंसेस। हम जैसे कई बार क्या होता है कि लोग झूठे आरोप लगा देते हैं, है ना, कि ऐसा मोलेस्टेशन हुआ है, रेप हुआ है। बहुत सा ज़्यादातर केस में तो ऐसा होता है कि रियल में ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं जो झूठे भी होते हैं। तो उसका क्या करना चाहिए? उसमें डीएनए टेस्ट करा लेना चाहिए। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो ब्रेन मैपिंग से पता चल जाएगा। तो अगर हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं तो क्या होगा कि जो हमारा रिकॉर्ड कलेक्शन है या एविडेंस कलेक्शन है वो आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, इंक्रीज रिस्टोरेटिव जस्टिस एंड जेंडर सेंसिटाइजेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया वे फॉरवर्ड। इसके बाद आपके पास एक कंक्लूजन होना चाहिए। तो कंक्लूजन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर किसी कमेटी या कमीशन का नाम भी आपको पता है कि इससे संबंधित है तो इतने से हमारा काम चल जाता है। जैसे हमने क्या किया? मलिमत कमेटी सजेशन नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड टू इंश्योर फेयर, एफिशिएंट, एक्सेसिबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फॉर ऑल, है ना। कि अगर हमें सही, फेयर और इक्विटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लागू करना है तो हमें मलिमत कमेटी के रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यहाँ पे ये जानने की आवश्यकता नहीं है कि मलिमत कमेटी ने क्या कहा। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ें वो ध्यान रखें कि कंक्लूजन में, ये इंट्रो में भी यूज कर सकते हैं, है ना, कि रिसेंटली मलिमत कमेटी ने ऐसा कहा है, तो अपने सुविधा के अनुसार उसे इंट्रो और कंक्लूजन दोनों जगह यूज किया जा सकता है। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ध्यान रखें कि उससे संबंधित कोई कमेटी, कमीशन, रिपोर्ट या कोई इस तरह की जानकारी हो, वो आपको इंट्रो और कंक्लूजन दोनों में हेल्प करता है। तो इस तरीके से रियल में कैसे आप डायग्राम बनाएंगे, कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, मैंने आपको इस नोट्स में आपको ये टॉपिक पढ़ा के दिखाया। आई होप आपको ये हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।